हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये डैशबोर्ड का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया था एंड अब हम बनाएंगे माय लाइब्रेरी वाला पेज जहाँ पे स्टूडेंट सारी बुक्स को देख सकता है। स्टूडेंट को सारी बुक्स का इमेजेस डिस्प्ले होगा, उसका जो टाइटल है वो डिस्प्ले होगा, बुक का जो ऑथर है, बुक कौन सी कैटेगरी का है, क्या उसका आईएसबीएन नंबर है, प्राइस एंड अवेलेबल अभी कितना क्वांटिटी अवेलेबल है। ठीक है, कितने लोग उसको इशू कर सकते हैं बुक को। ठीक है, जैसे ही हम किसी बुक को इशू करते हैं तो क्वांटिटी जो है कम होते जाता है। ये जो क्वांटिटी आएगा स्टार्टिंग में क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो लाइब्रेरी में कितना बुक्स अवेलेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये तो मैंने इमेज लेके रखा है, इस तरीके का हमें डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं बैकएंड वाला पार्ट कर लेता हूँ, फिर हम फ्रंट एंड पे आते हैं। तो हम जाते हैं, आपको सब डेटाबेस याद होगा। ठीक है, ये सब हमारा डेटाबेस था। डेटाबेस को हमें 2-3 बार देख लेना चाहिए क्योंकि उसी से फिर हमें आइडियाज़ आते हैं कैसे हमें डेटा फैच करना है। ओके, तो अब हम बना लेते हैं एक फंक्शन। मुझे बुक्स का डेटा निकालना है। हम्म, तो मैं जाता हूँ व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर और एक हमने अ, बना लिया @ API_व्यू गेट। गेट रिक्वेस्ट को, ये जो एपीआई है वो गेट रिक्वेस्ट को लेगा। और गेट का काम क्या होता है, डेटा डेटाबेस से लेके आना। और इसका नाम मैं रख देता हूँ यूज़र अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर बुक्स। यूज़र अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर बुक्स। ठीक है, तो मुझे जितनी भी बुक्स हैं उनका डेटा लेके आना है। यूज़र अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर बुक्स। और बुक्स का डेटा लाने के लिए मैंने लिखा बुक्स इक्वल टू बुक्स डॉट ऑब्जेक्ट्स, बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट। अब देखो, बुक के साथ साथ मुझे कैटेगरी भी चाहिए और ऑथर भी चाहिए। तो बुक्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर रिलेटेड। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट अंडरस्कोर रिलेटेड लगा दिया, तो बुक के साथ साथ ऑथर और कैटेगरी भी आ जाएगा। ये तो हम निकाल सकते हैं। बुक, अच्छा, हमारे टेबल का नाम था बुक। तो देखो, मॉडल के अंदर मैंने जो बुक टेबल है उसके अंदर कैटेगरी को और ऑथर को एज अ फॉरेन की यूज़ किया है। तो ये रिलेशन तो हम लगा सकते हैं, बुक से हम कैटेगरी को निकाल सकते हैं और ऑथर को भी निकाल सकते हैं सेलेक्ट अंडरस्कोर रिलेटेड लगा के। बट अब क्या होगा, जो बुक है वो कई लोगों ने इश्यू करवाई होगी, है ना। तो एक बुक के कई सारे इश्यू बुक रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें ये भी पता करना है कितनी बुक्स इशू हुई हैं, तभी तो हम क्वांटिटी का पता कर पाएंगे कि अभी कितना रिमेनिंग है लाइब्रेरी के अंदर कोई भी पार्टिकुलर बुक। तो एक काम करो, आप यहाँ पे अगर रिवर्स रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, है ना, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा सा फास्ट वर्क हो जाएगा, हमारा ऑप्टिमाइजेशन होता है उससे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हम्म, जो हमारा इशू बुक टेबल है, यहाँ पे हमने ये बनाया था बुक। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के, ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमा सिंबल लगाया और यहाँ पे मैंने दे दिया रिलेटेड नेम। रिलेटेड नेम के अंदर मैंने रख दिया इशू रिकॉर्ड्स। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हो, इशू रिकॉर्ड्स। ठीक है, अभी मैं इतना रख देता हूँ। रिलेटेड नेम के अंदर मैंने रख दिया इशू अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स।
तो हम क्या कर पाएंगे, रिवर्स रिलेशनशिप बना पाएंगे बुक बुक मॉडल से, है ना। ये जो बुक मॉडल है इसके थ्रू हम इसका डेटा भी गेट कर पाएंगे, वो पार्टिकुलर जो बुक है वो कितनी उसकी एंट्री हुई है इसमें इश्यू बुक के अंदर, वो हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप चेंज कर लेना। मुझे शायद माइग्रेट वगैरह की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, फिर भी चलो करके देख लेते हैं। यहाँ पे जब भी हम चेंज करते हैं तो हमें माइग्रेशन कर लेना चाहिए। वैसे हमने कोई फील्ड में चेंज नहीं किया, हमने बस ये रिलेटेड नेम बताया है। ठीक है, करके देख लेता हूँ। तो जब भी डेटाबेस में चेंज करते हैं तो हम मेक माइग्रेशन वाली कमांड को एक बार चला लेंगे, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, और देखते हैं कुछ चेंज हुआ है। हाँ, अल्टर फील्ड बुक। ठीक है, तो माइग्रेशन ज़रूरी है, तो रिलेटेड अंडरस्कोर नेम देने से यहाँ पे अल्टर तो हुआ है। अब इसको परमानेंटली अगर डेटाबेस में हमें करना है तो हम इसको करेंगे माइग्रेट, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। तो ये हमारा माइग्रेट भी हो गया, मेक माइग्रेशन भी हो गया। तो दोबारा से हमने रन सर्वर कर दिया। एंड अब मैं यहाँ पे रिवर्स रिलेशनशिप लगा सकता हूँ। देखो फॉरेन की होता है तो पेरेंट का डेटा तो निकाल सकते हैं, बट पेरेंट के थ्रू हमें चाइल्ड का डेटा भी निकालना है, तो वो भी हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, और बाकी उसमें भी आपको वैसे लगाना चाहिए, यहाँ भी लगा सकते हो। जहाँ जहाँ फॉरेन की है वहाँ पे आप सेलेक्ट रिलेटेड अंडरस्कोर नेम का यूज़ कर सकते हो। रिवर्स रिलेशनशिप उससे हम इजीली लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे हमने लिखा बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर रिलेटेड, ये तो हमारा ज्वाइन हो गया। बुक के साथ साथ उसका जो ऑथर है और कैटेगरी है वो भी लेके आ जाओ। एंड उसके अलावा मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे कर दिया प्रीफेच। ठीक है, जो रिवर्स रिलेशन था वो हम लगा पाएंगे, प्रीफेच अंडरस्कोर रिलेटेड, और यहाँ पे लिख दिया इशू अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स डॉट ऑल लगाना ज़रूरी नहीं है, लगा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं भी लगाओगे डॉट ऑल तो यहाँ पे काम करेगा आपका। ठीक है, फिर ऑर्डर बाय में मैं चाहता हूँ कि जो बुक्स हमें दिखानी है वो अल्फ़ाबेटिकली दिखानी है, तो मैंने ऑर्डर बाय कर दिया टाइटल। आप यहाँ देखोगे ये मैं चाहता हूँ अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे शॉर्टिंग होके आ जाए। पहले ए से जो बुक स्टार्ट हो रही हैं ए कैरेक्टर से वो सारी बुक्स आ जाएं, फिर बी कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाली बुक्स आ जाएं, है ना। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली मैं चाहता हूँ अरेंज रहें, तो मैंने ऑर्डर बाय टाइटल कर दिया। ओके, तो ये एक ही बार में पूरा डेटा आ जाएगा। सीरियलाइज़र में चाहूँ तो जो ऑलरेडी बनाया हुआ है उसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, बुक सीरियलाइज़र हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये जो बुक सीरियलाइज़र है इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। कुछ थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ेगा। आप चाहो तो अलग सीरियलाइज़र भी बना सकते हो, और अगर इसी को रीयूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं आपको अलग बना के दिखा देता हूँ ताकि फिर आपको अगर कंबाइन करना है तो आप इसी में कर पाओगे। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैं अलग बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको दोनों तरीके पता चल जाएं। अब ये हमने पहले बनाया था बुक का डेटा निकालने के लिए, बट अभी हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी चाहिए, जैसे कि बुक का जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो भी चाहिए। तो उसके लिए हमें कस्टम फील्ड बनाना पड़ेगा। वो चाहे तो हम इसमें भी बना सकते हैं, बट अगर हम इसमें नहीं चेंज करते हैं, नया बना लेते हैं, तो इस एज इट इज़ ये सब तो रहेगा, थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक और यहाँ पे बना लिया सीरियलाइज़र।
ठीक है, तो एक और सीरियलाइज़र मैं बनाऊंगा, और पहले बनाया था बुक सीरियलाइज़र, अब मैं इसका नाम रख देता हूँ बुक लिस्ट सीरियलाइज़र। ठीक है, आप कंबाइन भी कर सकते हो, एक ही में डाल सकते हो पूरा डेटा। पहले मैं अलग बना के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा कि अगर पहले वाले में ही चेंज करना है तो कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा। देखो, ऑथर नेम, ओके, ठीक है। अब ये जो बुक मॉडल है, ऑथर इसमें डायरेक्टली तो है नहीं, ऑथर हमारा फॉरेन की है, तो ऑथर का जो नाम है वो कहाँ से आएगा, ऑथर मॉडल से आएगा। तो ऑथर डॉट नेम करके हमने ऑथर का नाम निकाल लिया। इसी तरह कैटेगरी मॉडल से हमने कैटेगरी का नाम निकाल लिया। अकेला अगर यहाँ पे मैं ऑथर लिखूंगा या कैटेगरी लिखूंगा तो उसका आईडी मिलेगा, बट अगर मुझे नाम चाहिए ऑथर का और कैटेगरी का तो मुझे ऑथर मॉडल में जाके निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे कनेक्टेड है बुक मॉडल के साथ, फॉरेन की रिलेशनशिप लगा हुआ है। ओके, अब हमें चाहिए एक अवेलेबल क्वांटिटी, अवेलेबल अवेलेबल क्वांटिटी। ठीक है, अवेलेबल कॉपीज, अवेलेबल क्वांटिटी, जो भी नाम देना हो। तो मैंने यहाँ पे कस्टम फील्ड बना दी है, हमारी क्या होती है, कस्टम फील्ड होती है। न्यू फील्ड टू शो अवेलेबल क्वांटिटी। ठीक है, आप इस फील्ड को बनाओ, मैं जब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके, तो अवेलेबल क्वांटिटी, अब ये मेरा जो कस्टम फील्ड मैंने बनाया है, तो जब भी आप कस्टम फील्ड बनाते हो तो उसके लिए आपको एक मेथड बनाना पड़ता है, एक फंक्शन बनाना पड़ता है। उसमें डेटा जो आपका आएगा तो वो किस तरीके से आएगा, जो आपने इसका नाम रखा है, ठीक है, जो हमने नाम रखा है उसी नाम से हम क्या बनाते हैं, उसका फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जो भी नाम है इसका अवेलेबल क्वांटिटी है, तो फंक्शन जो रहेगा उसका नाम भी अवेलेबल क्वांटिटी रहेगा। उसके आगे हम बस ये लगा देंगे गेट अंडरस्कोर, है ना, ये इसका रूल है, इसी तरीके से इसको बनाया जाता है। जो भी कस्टम फील्ड का नाम है, तो आप क्या करोगे, जस्ट उसके आगे, नाम के आगे गेट अंडरस्कोर लगा दोगे, तो ये फंक्शन बन गया। इसके अंदर ये दो पैरामीटर्स हैं, सेल्फ है और ओबीजे है। ठीक है, दो इसके अंदर पैरामीटर हो गए, सेल्फ और ओबीजे। ओबीजे क्या है, इंस्टांस है किसका, बुक मॉडल का, और सेल्फ जो है इंस्टांस है किसका, हमारे सीरियलाइज़र का, बुक लिस्ट सीरियलाइज़र का। ओके, अब इसके अंदर हमने क्या किया, अ, इसके अंदर पहले हम यहाँ पे लगाते हैं इशू काउंट्स, इश्यूड अंडरस्कोर काउंट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाया इश्यूड अंडरस्कोर काउंट। हमें पहले पता करना है कि ये जो बुक है वो कितने लोगों ने इशू करवाई है, अभी तक रिटर्न नहीं की। तो हमने लिखा, हम क्या करेंगे, बुक मॉडल से डेटा, ठीक है, ये हमारे पास बुक लिखा हुआ है, यहाँ पे बुक मॉडल का ऑब्जेक्ट कौन सा है, ओबीजे। बुक मॉडल का इंस्टांस जो है ओबीजे है, तो हमने लिखा ओबीजे, ओबीजे मतलब बुक। तो बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, ओबीजे डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और इसके अंदर आप क्या लिखोगे, इज अंडरस्कोर रिटर्न इक्वल टू फॉल्स। एसी कितनी बुक्स हैं जो, अच्छा, ये ओबीजे डॉट, ऐसा करते हैं, ओबीजे डॉट इशूड अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। ठीक है, ओबीजे का मतलब क्या हो गया, बुक। तो बुक के थ्रू हमने इशूड अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स किया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बुक मॉडल से हम इसको गेट कर सकते हैं, इशू बुक्स को, क्योंकि हमने यहाँ पे इशू अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स ये नाम दे दिया है, रिलेटेड नेम दे दिया है, तो हम पेरेंट से चाइल्ड को एक्सेस कर सकते हैं।
तो हमने देखा कितने लोगों ने अभी तक रिटर्न नहीं किया है। जितना भी इस रिटर्न में फॉल्स है वो सब निकाल लो। ठीक है, अब क्योंकि व्यूज डॉट पी वाई में हमने ऑलरेडी प्री फेच रिलेटेड लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, बार बार वो डेटाबेस में हर एक बुक के लिए नहीं चेक करेगा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन होता है इस तरीके से। बुक का डेटा ऑलरेडी आ चुका है, तो उससे हमने एक ही बार में यहाँ पे चेक कर लिया। इशूड रिकॉर्ड्स डॉट फिल्टर, ऐसे कितने बुक्स हैं जो अभी तक रिटर्न नहीं हुए, इशू हुए हैं बट उनकी इशू एंट्री तो है, बट वो अभी तक रिटर्न नहीं हुए हैं, तो उनको काउंट कर लो। और काउंट करके आपने एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लिया। एंड उसके बाद आपको अवेलेबल बुक्स कितने हैं इशू हो गए, तो इशू होने के बाद कितने बचे हैं, तो मैंने कर दिया अवेलेबल इक्वल टू obj डॉट क्वेंटिटी। ठीक है, तो हमारे बुक मॉडल में जो है, ठीक है आपको पता है हमारे बुक मॉडल में ये क्वांटिटी फील्ड है, तो बुक मॉडल से हमने क्वांटिटी फील्ड को लिया और माइनस कर दिया किसको, इशू अंडरस्कोर काउंट को। ठीक है, टोटल जो क्वांटिटी थी माइनस कर दिया कितने बुक्स इशू हो चुके हैं और उनको अभी तक रिटर्न नहीं किया गया, तो हमें पता चल जाएगा कि रिमेनिंग क्वांटिटी कितना है, अवेलेबल क्वांटिटी कितना है। और यहाँ पे हमने कर दिया रिटर्न अवेलेबल। और एक यहाँ पे आप चेक लगा सकते हो, अगर इन केस नेगेटिव वैल्यू आए, इफ़ अवेलेबल ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, अवेलेबल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तब तो आप रिटर्न कर दो उसको। अदरवाइज अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो आप जीरो रिटर्न करो, मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो एक सेफ, हम नेगेटिव नहीं दिखाना चाहते हैं, है ना, इंश्योर नॉन नेगेटिव अवेलेबल क्वांटिटी। ठीक है, तो हम या तो जीरो दिखाएंगे या पॉजिटिव दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है अवेलेबल के अंदर, तो एज इट इज दिखा देंगे जो भी होगा। और अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम जीरो दिखा देंगे। तो इतना हो गया, तो यही काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। हमने क्या क्या चेंज किया अब, लेकिन ये जो हमने निकाला है अवेलेबल क्वांटिटी, इसको हम यहाँ भी प्रोवाइड कर देंगे। आईडी, टाइटल, ऑथर, ऑथर वगैरह, हाँ ऑथर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑथर के नाम की आईडीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऑथर कैटेगरी में हटा सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो एक नया यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, अवेलेबल क्वांटिटी वाला। ठीक है, ये जो मैंने अवेलेबल क्वांटिटी कैलकुलेट किया तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। तो सेम आप यहाँ पे भी कर सकते थे, मैंने अलग बना दिया, बट आप इसी को रीयूज़ करो तो और अच्छा है। जस्ट यहाँ पे एक नया फील्ड बना दिया और एक ये फंक्शन बन गया, और उसके बाद ये अवेलेबल क्वांटिटी जो मेरे पास आया वो मैंने यहाँ पे फील्ड्स के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्स में जाएंगी। ठीक है, तो आप ट्राई करना, इसको इसी में डाल के ट्राई करना। ठीक है, और चेक भी कर लेना जहाँ पे हमने एडमिन के अंदर बुक्स को डिस्प्ले किया था, कहीं वहाँ पे तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। ठीक है, अगर चेंज करने से वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, अब हम अब हम क्या करते हैं, सीरियलाइज़र हमारा बन गया, तो यहाँ पे हम इस सीरियलाइज़र को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट ऑलरेडी किया हुआ है वैसे हमने, सभी सीरियलाइज़र को इंपोर्ट किया हुआ है आई थिंक, स्टार लगा के, तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा सीरियलाइज़र इक्वल टू बुक लिस्ट सीरियलाइज़र। मेरे सीरियलाइज़र का नाम क्या था, बुक लिस्ट सीरियलाइज़र। ठीक है, तो बुक लिस्ट सीरियलाइज़र के अंदर मैंने ये सारी बुक्स को डाल दिया, मल्टीपल बुक्स हैं तो मैंने इक्वल टू ट्रू लगाना पड़ेगा, तो ये सभी को सीरियलाइज करके हमें देगा।
और उसको एक वेरिएबल सीरियलाइज़र वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लिया। एंड अब हम उसको रिटर्न करवा देंगे। तो रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रंट एंड पे हमने सारा का सारा डेटा पास कर दिया और स्टेटस भी दे दिया 200 ओके। ठीक है, अब ये डेटा हमारे पास आ चुका है, सीरियलाइज़र बन चुका है। तो अब हमें बनाना है इसका फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड में जाके हम एक पेजेस फोल्डर के अंदर एक नया फाइल बना लेंगे और इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट बुक्स। स्टूडेंट बुक्स, ठीक है, मैंने फाइल का नाम दे दिया स्टूडेंट बुक्स डॉट जे एस एक्स। स्टूडेंट बुक्स डॉट जे एस एक्स। एंड यहाँ पे हम तो यहाँ पे सबसे पहले हम आर ए एफ सी ई कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आर ए एफ सी ई रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट स्टेटमेंट। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ हमने लास्ट पेज कौन सा बनाया था, डैशबोर्ड बनाया था। ठीक है, तो डैशबोर्ड का कोड आप देख चुके हो पिछले वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ से हम कुछ लॉजिक और कुछ डिज़ाइन वगैरह कॉपी कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो पूरा नहीं, ये ऊपर वाला जो इंपोर्ट स्टेटमेंट्स हैं उन सबको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये सब इंपोर्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिए। अब हम देखेंगे जो जो हमें चेंज करना है तो वो हम चेंज करेंगे। तो देखो, यूज़ स्टेट की हमें ज़रूरत रहेगी जो भी हमें डेटा मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक फ़िल्टर वाला ऑप्शन भी लगा सकते हैं। ये फ़िल्टर का डेटा रिसीव होगा या बैकएंड से जो बुक की लिस्ट आएगी, है ना, तो वो सब डेटा हमें स्टेट वेरिएबल के अंदर रिसीव करना पड़ेगा। यूज़ इफ़ेक्ट से हम एपीआई वगैरह को कॉल कर पाएंगे पेज लोड होने पर। एक्सीओस का हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, और नोटिफिकेशन के लिए हम टोस्ट को यूज़ कर लेते हैं। लिंक की ज़रूरत नहीं रहेगी मुझे, लिंक को मैं हटा देता हूँ। यूज़ नेविगेट से हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम कुछ स्टेट वेरिएबल्स बना लेंगे और ये कंटेंट भी हम ले सकते हैं, फेच स्टेट्स। ठीक है, ये पूरा कंटेंट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, हम अपने हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। ठीक है, तो मुझे कौन कौन से स्टेट वेरिएबल चाहिए। स्टेट वेरिएबल देखो, ये ऑब्जेक्ट के तरीके से भी बना सकते हो जो हमने पहले बनाया था, बट अभी मैंने अलग अलग बना लिए। अभी मुझे कोई फॉर्म वगैरह से तो डेटा मिलेगा नहीं, तो मैंने इसका नाम दे दिया बुक्स। मुझे बुक्स का डेटा मिलेगा बैकएंड से, और इसके लिए हमारा एक सेटर फंक्शन हो जाएगा सेट बुक्स। ठीक है, बुक्स नाम का स्टेट वेरिएबल और सेटर फंक्शन सेट बुक्स, और हमारे पास एरे ऑफ बुक्स हमारे पास आएगा बैकएंड से। तो यहाँ पे ब्लैंक एरे हमने ले लिया। और अगर मुझे ये फ़िल्टर वाला ऑप्शन भी लगाना है, बुक को मैं फ़िल्टर भी कर सकता हूँ, टाइटल से ऑथर के नाम से सर्च कर सकता हूँ। तो सर्च करूँगा, मतलब
टाइटल से सर्च करूँगा तो जो जो टाइटल मैच होगा, या ऑथर से सर्च करेंगे तो जो जो ऑथर का नाम मैच होगा, तो मतलब फ़िल्टर होके आएगा डेटा। तो एक हमने और बना लिया, और इस बार मैंने नाम दे दिया फिल्टर्ड। फिल्टर्ड, ठीक है, फिल्टर्ड कॉमा सेट फिल्टर्ड। इसके अंदर भी हमने सारी की सारी बुक्स को फिल्टर आउट करके हम इसमें लेके आएंगे। फिर एक हमने बना लिया सर्च नाम का। बुक को हम सर्च भी कर सकते हैं, मतलब सर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ टेक्स्ट हम लिखेंगे ना, तो वो हमें रिसीव करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो सर्च के अंदर हम वो फॉर्म से वो जो सर्च टर्म होगा जो यूज़र देगा, टाइटल देगा या ऑथर का नाम देगा या आईएसबीएन नंबर देगा, तो वो इसके अंदर रिसीव करेंगे। फिर बुक्स में जो डेटा होगा फ़िल्टर आउट करके फ़िल्टर स्टेट वेरिएबल के अंदर लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्लैंक स्ट्रिंग रख दिया, एंड लोडिंग हमने ऑलरेडी नीचे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा लोडिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे ही पेज लोड होगा तो ये डेटा हमारा डेटाबेस से आएगा, रिक्वेस्ट जाएगी, डेटा आएगा। तो उस टाइम पे जब रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है, तो उस ड्यूरेशन में जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक हमारा ये लोडिंग इफ़ेक्ट हम दिखा पाएंगे। तो इसको भी शुरू में ट्रू रखा, और नेविगेट फंक्शन हमें मिल जाएगा रीडायरेक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट यूज़र को हमने निकाल लिया, चेक कर लिया, अगर प्रेजेंट नहीं है तो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर दो, और अगर प्रेजेंट है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यूज़र अगर लोकल स्टोरेज में प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे फैच स्टेट्स ना करके यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, फैच बुक्स करेंगे। अब हमें बुक्स का डेटा निकालना है। ठीक है, नाम मैंने चेंज कर दिया फैच बुक्स, और यहाँ कॉल करते समय भी दे दिया फैच बुक्स। ओके, अब क्या चेंज होगा, इनिशियली जब रिक्वेस्ट जाने से पहले सेट लोडिंग को ट्रू कर दिया, ताकि हम जब तक हमारा रिस्पॉन्स आए उस ड्यूरेशन में लोडिंग इफ़ेक्ट हम दिखा पाएँ। ओके, अब यहाँ पे एपीआई का नाम चेंज कर दिया, स्लेश एपीआई स्लेश बुक्स, और कोई पैरामीटर वगैरह तो पैरामीटर, हाँ पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सारी बुक्स दिखानी है, कोई पार्टिकुलर बुक्स स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है, हमें लाइब्रेरी में जितना भी बुक्स है सब दिखाना है। तो कोई स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें नहीं भेजना है, तो इसको यहीं पे कर्ली ब्रैकेट लगा के बंद कर दिया। कर्ली ब्रैकेट नहीं, सॉरी, ये पैरेंथेसिस लगा के, पैरेंथेसिस, ठीक है। तो ये हमने ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, और जो रिस्पॉन्स आया तो जो भी मेरे पास बुक्स का डेटा आएगा वो सब मैंने सेट बुक्स के अंदर डाल दिया, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर। रिस्पॉन्स डॉट डेटा को मैंने सेटर वेरिएबल के अंदर डाला, तो ये क्या करेगा, बुक्स के अंदर वो डेटा डाल देगा। और हमें फ़िल्टर्ड के अंदर भी डेटा चाहिए, तो देखो फ़िल्टर तो बाद में करेंगे, बट फ़िल्टर तो बाद में करेंगे, बट इनिशियली तो सारी बुक्स दिखेंगी, फ़िल्टर तो बाद में करेगा यूज़र। तो इनिशियली तो फ़िल्टर के अंदर भी सब पूरा का पूरा डेटा डाल देते हैं, है ना। अब उसमें कितनी बुक्स हमें दिखानी है वो तो बाद में डिसाइड होगा, जो यूज़र सर्चिंग करेगा तब।
तो इनिशियली तो फिल्टर्ड के अंदर भी मैंने सारा का सारा डेटा, जितने भी बुक्स का डेटा आया, सब डाल दिया। और अगर डेटा नहीं आ पाया तो यहाँ दिखा दिया फेल्ड टू फैच बुक्स। बुक्स हमारा डेटा फैच नहीं हो पा रहा है अगर, तो ये दिखा दिया। और फाइनली के अंदर हमने सेट लोडिंग को फॉल्स कर दिया। जब हमारा रिक्वेस्ट चले गया, रिस्पॉन्स भी आ गया, तो लास्ट में हमने सेट लोडिंग को फॉल्स कर दिया ताकि हमारा जो लोडिंग इफेक्ट है अब वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इसी यूज़ इफेक्ट के अंदर हमने ये फंक्शन बनाया है और यहीं से हमने कॉल भी कर दिया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, एक और यूज़ इफेक्ट हम बना लेते हैं, जो हमारा कब चलेगा, जब भी हमारा यहाँ सर्चिंग वगैरह में चेंज होगा। ठीक है, जब भी सर्च के अंदर चेंज होगा तब हमारा एक यूज़ इफेक्ट अपने आप चलेगा। तो मैंने बना लिया यूज़ इफेक्ट, मल्टीपल बना सकते हैं। तो इसमें मैंने कर दिया, ये जो हिंट आ रहा है इसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यूज़र क्या करेगा, कुछ ना कुछ टाइप करेगा इसके अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जो भी उसको टाइटल से या ऑथर से या आईएसबीएन नंबर जो भी वो प्रोवाइड करेगा, तो उसको मैंने लोअर केस में कन्वर्ट करके रिसीव कर लिया लोअर केस सर्च, लोअर केस सर्च नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया, या सिंपल इसका नाम दे दो कुछ, टर्म नाम दे दिया, टर्म नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। ठीक है, सर्च टर्म जो हमारा रहेगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके टर्म नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। अब हम्म, हम्म, अब हम यहाँ पे एक लगाते हैं कंडीशन, कि अगर यहाँ पे यूज़र ने कुछ नहीं दिया है ना, सर्च बॉक्स में अगर कुछ नहीं लिखा, आप चाहो तो यहाँ पे ट्रिम भी कर सकते हो, सर्च डॉट, एक काम करते हैं, अगर कुछ वाइट स्पेस वगैरह हो, ट्रिम। ठीक है, मैंने कर दिया सर्च डॉट ट्रिम डॉट टू लोअर केस। ट्रिम से क्या होता है ना, जो वाइट स्पेसेस वगैरह अगर होते हैं, रिमूव्स दी लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस इन दी लाइन टर्मिनेटर। तो अगर कुछ आगे पीछे वाइट स्पेसेस हों जो भी लिखा है उसमें, तो उसको हटाओ, उसके बाद जो आपको मिला है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके टर्म के अंदर ले आओ। फिर आप यहाँ पे चेक कर लो कि टर्म के अंदर कुछ है भी या नहीं है। तो मैंने लिखा इफ़ नॉट टर्म, टर्म नाम के वेरिएबल में अगर मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है, टर्म नाम के वेरिएबल में अगर कुछ नहीं मिला, तब तो मुझे कोई चेंज नहीं करना, तब हमें पूरा का पूरा डेटा जो बुक्स में था वो रखना है ना। या फिर ऐसा समझ लो, जब हम इसमें से मिटा देंगे, जैसे पहले हमने कुछ सर्च किया, बाद में हमने उसको इरेज कर दिया, इरेज कर दिया तो हमें क्या करना है, तब ये कंडीशन सही हो जाएगी, हमें कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा टर्म के अंदर, तो हमें वापस जो पूरा का पूरा बुक्स में डेटा था वो सेट फिल्टर्ड के अंदर सेट कर देना है, ताकि पूरी बुक्स दिखें। जब हम कुछ टाइप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग दिखेगा, बट जब हम इरेज कर देंगे वहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर देंगे अगर, तो हमारा ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी उस केस में, तो सारा का सारा बुक्स उस समय दिखेगा। और अगर टर्म नाम के वेरिएबल में कुछ मिला, यूज़र ने कुछ टाइप किया है वहाँ पे, तो वो मिलेगा। तो अगर टाइप किया है तो हमें बुक्स को फिल्टर करके लाना है, बुक्स के अंदर सारी बुक्स हैं, ऊपर स्टेट वेरिएबल था तो फिल्टर किया, बुक्स का एक एक बुक हम बुक नाम के वेरिएबल में रिसीव करते जाएंगे। और टाइटल के थ्रू हमने यहाँ पे बुक डॉट टाइटल डॉट लोअर केस डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स के थ्रू क्या होता है कि अगर
थोड़ा सा भी मैच होता है, जैसे किसी बुक का नाम है मान लो, है ना, किसी मैं नोटपैड में बता देता हूँ। ठीक है, जैसे बुक का नाम पाइथन है, कंप्लीट पाइथन, तो मैंने थोड़ा सा उसमें मैच हो गया, हमने PYT लिखा, तब भी सर्च हो जाएगा, है ना। तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑथर का नाम मान लो अगर क्या है, ABC है, तो हमने AB लिखा तब भी सर्च हो जाए, तो क्योंकि वो इंक्लूड है उसमें। ठीक है, उसमें वो कैरेक्टर्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इंक्लूड्स के थ्रू अगर जितना भी लिखा उतने से वो आ जाए। पूरा टर्म मैच होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी मैच अगर होता है तो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम वो लोअर केस में क्यों हमने कन्वर्ट किया, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, पता होंगी आपको, पहले भी हम कर चुके हैं फूड ऑर्डरिंग वाले प्रोजेक्ट में, फिर भी बता देता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, डेटाबेस में डेटा हो सकता है टाइटल का नाम अपर केस में हो, लोअर केस में हो, तो सबके लिए अलग अलग तो नहीं करेंगे। हम चाहते हैं जैसा भी हो डेटाबेस में, अपर केस हो या लोअर केस हो, हम अगर उसको लोअर केस ही करके फिल्टर करेंगे तो एक ही बार में दोनों के लिए हो जाएगा, है ना। भले ही डेटाबेस में अपर केस में हो, या फिर यूज़र ने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में अपर केस में डाला और डेटाबेस में लोअर केस में है, तो केस मिसमैच का प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। फिर हमें लोअर केस के लिए अलग करना पड़ेगा और अपर केस के लिए अलग करना पड़ेगा। तो एक ही बार में आप सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर लो और फिर कंपेयर कर लो, तो दोनों हो जाएंगे। क्योंकि मैं केस वाला, अपर केस लोअर केस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूज़र लोअर केस में डाले या अपर केस में टाइप करे, यहाँ पे दोनों ही केस में हमारा सर्च होना चाहिए। इतना हो गया। इतना होने के बाद ISBN से भी हम कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फिर से ये और ऑपरेटर लगाया, और अब मुझे बुक के ISBN से भी करना है यहाँ पे। ठीक है, बुक डॉट ISBN नंबर डॉट टू लोअर केस। ठीक है, तो तीनों चीज़ों से हमें फ़िल्टर करके लाना है, मतलब यूज़र जो है टाइटल से भी सर्च कर सकता है, ऑथर से भी सर्च कर सकता है, और ISBN नंबर से भी सर्च कर सकता है, फ़िल्टर कर सकता है। ठीक है, फिर जो भी हमारे पास ये फ़िल्टर्ड होके डेटा आया, उसको हमने सेट करवा दिया हमारे फ़िल्टर्ड नाम के स्टेट वेरिएबल में इस फंक्शन का यूज़ करके। और यहाँ पे आपने लिखा सर्च के अंदर चेंज हो या बुक्स के अंदर चेंज हो, दोनों ही केसेस में ये फंक्शन यूज़ इफेक्ट हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए, है ना। बुक्स क्या है, बुक्स तो हमारा स्टेट वेरिएबल है और सर्च भी हमारा स्टेट वेरिएबल है। तो किसी भी स्टेट वेरिएबल, इन दोनों स्टेट वेरिएबल में अगर चेंज होगा तो हमें ये यूज़ इफेक्ट अपने आप चल जाएगा। रन व्हेन सर्च टर्म और बुक्स चेंज। ठीक है, सर्च टर्म कब चेंज होगा, जब भी हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में कुछ चेंज करेंगे तो वो सर्च टर्म नाम के स्टेट वेरिएबल से बाइंड रहेगा, तो अपने आप वहाँ पे स्टेट वेरिएबल में जैसे ही चेंज होगा तो ये फंक्शन यूज़ इफेक्ट हमारा चल जाएगा। इसी तरह अगर बुक्स में भी कोई चेंज होता है तब भी ये हमारा चलना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं UI वाले पार्ट पे। ठीक है, तो आप इसको चेक करो अच्छे से जब तक लिखो। ओके, अब मैं जो है इसका डिज़ाइन बनाने वाला हूँ। अभी अगर इसको हम रेंडर करवाएं तो हम कहाँ पे जाएंगे, app.jsx के अंदर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट स्टूडेंट बुक्स। ठीक है, जो अभी हमने बनाया था स्टूडेंट बुक्स नाम का कंपोनेंट, उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट स्टूडेंट बुक्स। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको, इसका जो पाथ है
कौन से पाथ पे ये हमें डिस्प्ले होगा, तो ये हमने बता दिया स्लेश यूज़र स्लेश बुक्स पे ये हमें डिस्प्ले होगा। और एक चीज़ हमने शायद यहाँ पे नहीं लिखी है, चलो वो करेंगे अभी। हम्म, ठीक है, तो अब ये जो हमारा पाथ है स्लेश यूज़र स्लेश बुक्स, ये हम प्रोवाइड कर देंगे कहाँ पे, हेडर के अंदर। तो हाँ, ये ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे स्लेश यूज़र स्लेश बुक्स। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी तो ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि डिज़ाइन हमने अभी कुछ भी नहीं किया। अगर मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ तो ये हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो अब डिज़ाइन हम थोड़ा थोड़ा यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। लाइक में जो डैशबोर्ड बनाया था हमने स्टूडेंट का, यहाँ से हम थोड़ा सा अगर डिज़ाइन कॉपी करें तो हम क्या कॉपी कर सकते हैं, एक काम करते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये डिव से लेके डिव तक का पार्ट मैंने कॉपी तो कर लिया, बट अभी मैं इसको चेंज करूँगा। ठीक है, तो मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला वाला डिव हम रख लेते हैं जहाँ पे हमारा ये बैकग्राउंड का कलर वगैरह दिया हुआ है। कंटेनर को यूज़ कर लेंगे, इस वाले डिव को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर हमें ऊपर जो है हमें इसी तरीके से ये दिखाना है अवेलेबल बुक्स, जैसा हमारा डैशबोर्ड में था। अभी कुछ भी ओपन नहीं होगा क्योंकि कई सारी इधर आ रही होंगी। तो ये ऊपर जो हेडिंग वगैरह है वो हमें दिखाना है, तो वो हम इस वाले डिव के अंदर दिखा सकते हैं। लोडिंग इफेक्ट भी काम आएगा। God. ठीक है, एक काम करता हूँ, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट में हटा देता हूँ, ये हम फिर से कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, तो ओके, कहीं पे ये ब्रैकेट का मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमारा ये डैशबोर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके, और ये हमारा माय लाइब्रेरी। तो माय लाइब्रेरी में भी अभी आपको ये डैश माय सॉरी माय लाइब्रेरी के अंदर आपको ये डैशबोर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, बट हमें क्या लिखना है, अवेलेबल बुक्स। तो यहाँ पे हम हेडिंग को चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आइकॉन को चेंज कर दिया, एफ ए सॉलिड और एफ ए बुक कर दिया। एंड हेडिंग को मैंने ये जो हेडिंग के अंदर मेरा स्पान है, स्पान टेक, इसको मैंने चेंज कर दिया, इसका कंटेंट मैंने यहाँ पे दिखाया अवेलेबल बुक्स। अवेलेबल लाइब्रेरी में जो भी आपकी बुक्स अवेलेबल हैं वो आपको इस पेज पे दिखेंगी, और यहाँ पे हमारा वो सर्च वाला बॉक्स बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अवेलेबल बुक्स के नीचे कुछ लिखना है तो वो आप लिख सकते हो। हम्म, ठीक है, मैं अवेलेबल बुक्स के नीचे भी कुछ एक पैराग्राफ देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ दे दिया।
है ना, ऑलरेडी हम यहाँ पे डी फ्लेक्स के अंदर हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने दे दिया, एक्सप्लोर एक्सप्लोर ऑल बुक्स, एक्सप्लोर ऑल बुक्स इन दी लाइब्रेरी, इन दी लाइब्रेरी कैटलॉग विथ क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, जो भी आपको लिखना हो, मैंने यहाँ पे लिखा एक्सप्लोर ऑल बुक्स इन दी लाइब्रेरी कैटलॉग विथ क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसको हम कलर थोड़ा सा इसका म्यूटेट कर देते हैं, सेकेंडरी कलर दे देते हैं, मतलब जो ग्रे कलर होता है। क्लास नेम, क्लास नेम मैंने कर दिया टेक्स्ट म्यूटेड। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा हमारा सर्च वाला फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे बनाया एक डिवीज़न, ठीक है, एक डिव टेग बनाया, डिव टेग को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आके मैंने हम्म, एक डिव टेग मैंने यहाँ भी बनाया, और यहाँ पे मैंने क्लास नेम यूज़ कर लिया इनपुट ग्रुप, क्योंकि मुझे आइकॉन भी दिखाना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस तरीके से आइकॉन भी अगर दिखाना है हमारे इनपुट कंट्रोल के साथ, तो मैंने इनपुट ग्रुप का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो आप देखो ये डिव है हमारा, एक डिव शायद मिसिंग हो रहा है। हम्म, तो ये इस तरीके से आ गया, चलेगा। सर्च बुक्स, तो यहाँ पे हमारा इनपुट ग्रुप, उसके अंदर हमने स्पान बनाया जिसके अंदर मैंने दे दिया इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, और बैकग्राउंड कर दिया वाइट, बॉर्डर ज़ीरो कर दिया, या हम्म, ठीक है, बॉर्डर को हटा दिया इसमें, और इनपुट, ठीक है, आइकॉन लगा दिया हमने, एफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास वाला आइकॉन दे दिया है, और इनपुट में हमने टाइप दे दिया टेक्स्ट फॉर्म कंट्रोल, ताकि फुल विड्थ का आए, और बॉर्डर इसका भी ज़ीरो कर दिया। बॉर्डर ज़ीरो करने से क्या होगा ना, कि आपको ये इस तरीके से सेपरेटेड नहीं दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पे एक लाइन आएगी, है ना। तो आपने बॉर्डर को पूरी तरीके से हटा ही दिया। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बॉर्डर स्टार्ट से जीरो कर दो, है ना, वैसा भी कर सकते हो, या पूरा हटा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बिल्कुल आपको विजिबल नहीं हो रहा, तो आप इस ऐसा कर सकते हो कि बॉर्डर स्टार्ट को जीरो कर दो। तो क्या रहेगा, स्टार्टिंग वाला बॉर्डर नहीं दिखेगा, ऊपर आपको बॉर्डर दिखेगा। इसी तरह यहाँ पे भी कर सकते हैं, बॉर्डर ज़ीरो, बॉर्डर एंड से जीरो कर दिया, ठीक है, तो ऊपर बॉर्डर रहेगा, बट ये एंड वाला बॉर्डर हमें नहीं दिखेगा, और इनपुट वाले में स्टार्टिंग वाला बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो उससे क्या होगा, बीच में जो लाइन आती है ना, वो नहीं आएगी। नेक्स्ट मैंने प्लेस होल्डर में लिख दिया सर्च बाय टाइटल, ऑथर और आईएसबीएन। आप टाइटल से, ऑथर से और आईएसबीएन से सर्च कर सकते हो। थोड़ा इसका अगर साइज बढ़ा देना,
अगर आप चाहो तो स्टाइल लगा के थोड़ा साइज इंक्रीज कर देना, क्योंकि प्लेस होल्डर इसमें पूरा दिख नहीं पा रहा। साइज में इंक्रीज करके देखता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके देखता हूँ स्टाइल लगा के। स्टाइल इक्वल टू, कैसे लगाते हैं स्टाइल, डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगा के विड्थ इसका मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा विड्थ इसका इंक्रीज करके देखते हैं। अभी आ रहा है सही। थोड़ा कम कर देते हैं जितना ज़रूरत है, बस मेरा प्लेस होल्डर मुझे प्रॉपरली डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, इतना सही है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। ओके, हमने यहाँ पे बाइंड भी कर दिया है, सर्च जो हमारा स्टेट वेरिएबल था उसके साथ बाइंड कर दिया है। एंड ऑन चेंज जैसे ही हम इसमें चेंज करेंगे तो इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया, एरो फंक्शन बनाया, और सेट सर्च हमारा जो सेटर फंक्शन है उसको कॉल करके हमने वैल्यू को यहाँ पे सेट कर दिया। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम जो भी टाइप करेंगे इवेंट ऑब्जेक्ट से हमने इस टारगेट को गेट किया, और इसमें जो भी वैल्यू होगी, जो भी हम लिखेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में, वो हमारा स्टेट वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन सेट करवाते जाएगा। और जो भी स्टेट वेरिएबल के अंदर होगा वो यहाँ पे आपको मिलते जाएगा। और जैसे ही स्टेट वेरिएबल में चेंज होगा तो हमारा यूज़ इफेक्ट जो है चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सर्च दिया हुआ है। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स में जैसे ही आप चेंज करोगे तो स्टेट वेरिएबल में चेंज होगा, स्टेट वेरिएबल में चेंज होगा तो आपका यूज़ इफेक्ट चलेगा। ओके, इतना परफेक्ट हो रहा है अभी तक। अब हमें दिखाना है डेटा। ये तो लोडिंग हो गया। अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो लोडिंग का वैल्यू अगर ट्रू है तो हमें जो है ये लोडिंग इफेक्ट दिखेगा। आपको दिख रहा होगा इनिशियली एक लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है ना। अब एक चीज़ और हम कर लेते हैं, हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा है इस एपीआई पे, एपीआई स्लेश बुक्स। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं एपीआई स्लेश यूज़र स्लेश बुक्स। ठीक है, तो ये जो मेरा एंड पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे बता दूंगा। इस इसके लिए मुझे यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, एपीआई स्लेश यूज़र स्लेश बुक्स, और ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा यहाँ पे, और ये फंक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें डेटा रिटर्न करेगा, बुक्स जितने भी होंगे वो सारे रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स में देगा, और वो रिस्पॉन्स हम यहाँ पे रिसीव करेंगे और सेट करवा देंगे हमारे स्टेट वेरिएबल के अंदर। अब ये डेटा हमें डिस्प्ले करवाना है, तो लोडिंग के अंदर ट्रू होगा तो हमें स्पिनर दिखेगा, बट लोडिंग के अंदर जब फॉल्स हो जाएगा तब हमें एक रो बनाना है। ठीक है, तो मैं डिज़ाइन के लिए क्या करता हूँ, एक हाँ यही वाला तरीका यूज़ कर लेते हैं। एक कंडीशन यहाँ पे और लगा सकते हैं हम, लोडिंग अगर हो रहा है एंड आपका अगर जो है अगर आपका जो फिल्टर्ड है, जो आपका स्टेट वेरिएबल था ऊपर फिल्टर्ड वाला, एंड फिल्टर्ड
एंड फिल्टर्ड का अगर जो लेंथ है, फिल्टर्ड डॉट लेंथ ग्रेटर देन ज़ीरो है ना। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अच्छा ठीक है, एक डिव का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, डिव यहाँ तो सही है। आई थिंक ये हमारा क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा, अगर लोडिंग का वैल्यू ट्रू नहीं है, फॉल्स है, मतलब अभी हमारा लोडिंग नहीं हो रहा है, अभी तो हमें डेटा दिखाना है, और फिल्टर्ड का जो लेंथ है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, तभी हमें डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे तो हम डेटा को डिस्प्ले करवाएंगे। बट इन केस जब फिल्टर्ड का लेंथ जीरो होगा तब क्या करना है वो भी आप बता सकते हो। यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन लगा दी, अगर लोडिंग तो मान लो फॉल्स है, लेकिन फिल्टर्ड का जो लेंथ है वो आपका ज़ीरो के बराबर है, तो उस केस में आप दिखा दोगे नो बुक्स फाउंड। ठीक है, अगर फिल्टर्ड का जो लेंथ है, मतलब कोई भी बुक्स हमारी फ़िल्टर होके नहीं आई, तो उस केस में मैंने एक डिवीज़न बनाया और उसको सेंटर में रख दिया, या तो सिंपल बनाना है तो अलर्ट वगैरह लगा के भी कर सकते हो। ठीक है, सेंटर में दिखा दिया और मार्जिन दे दिया, और पैराग्राफ के अंदर हमने दे दिया नो बुक्स फाउंड। अगर कोई बुक्स नहीं मिलता है तो हमने ये मैसेज दे दिया, बट अगर बुक्स मिला है, मतलब लेंथ जो है बड़ा है जीरो से, तो मुझे एक रो बनाना है, और रो के अंदर मुझे, हर रो के अंदर तीन कॉलम्स इस तरीके से दिखाने हैं, है ना। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है नो बुक्स फाउंड, ओके, इस तरीके से बीच में हमारा आ गया नो बुक्स फाउंड, मतलब डेटा नहीं मिल रहा है अभी। डेटा क्यों नहीं मिल रहा है चेक कर लेते हैं, बैकएंड चालू है। बैकएंड में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं बैकएंड को। ठीक है, बैकएंड को मैंने रीस्टार्ट किया, अभी भी आ रहा है फेल्ड टू फैच बुक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है बुक लिस्ट सीरियलाइजर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट अवेलेबल क्वांटिटी। ठीक है, सीरियलाइजर में कुछ प्रॉब्लम है, बुक लिस्ट सीरियलाइजर में हमने यहाँ पे बनाया है अवेलेबल अंडरस्कोर क्वांटिटी, और यहाँ पे हमने, ओके ओके, ये क्लास के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है, ये क्लास के बाहर रहेगा, ये जो मेटा क्लास है इसके बाहर रखना पड़ेगा हमें।
ठीक है, तो ये आपका इंडेंटेशन यहाँ पे गलत था, वो हमने क्लास के अंदर कर दिया था गलती से, जबकि हमारा क्लास के बाहर होना चाहिए, इस मेटा क्लास के बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंडेंटेशन प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेना। ये सभी कंटेंट को मैंने आगे कर दिया, शिफ्ट के साथ टेप दबा दिया सेलेक्ट करके, तो ये कंटेंट मेरा आगे आ गया। ठीक है, तो अब मेरा डेटा आएगा, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 200 आ रहा है, मतलब हमें डेटा मिल रहा है। और डेटा मिल रहा है तो इसीलिए हमारा ये लोडिंग वाला इफ़ेक्ट ना आके, और ये नो बुक्स फाउंड वाला, मतलब नो बुक्स फाउंड वाला मैसेज नहीं आ रहा है ना। लोडिंग तो शुरू में आया था, बट जैसे ही रिस्पॉन्स आ गया तो हमने लेंथ को चेक किया, ये लोडिंग आया, फिर हमने लेंथ को चेक किया, अगर बुक्स का डेटा मिला है तो आप ये दिखा दो। आप क्या करोगे, डेटा दिखाओगे, अगर नहीं मिला है बुक्स का डेटा तो ये दिखाओगे, नो बुक्स फाउंड। ओके, अब हमें एक रो के अंदर 3 कॉलम्स बनाने हैं, मतलब हर रो के अंदर 3 3 कॉलम्स बनते जाएंगे जितनी बुक्स होंगी। तो एक रो के अंदर मुझे 3 कॉलम्स दिखाने हैं, तो मैंने एक रो बना दी और रो के अंदर मैंने बनाया कॉलम। डिव ओपन किया, डिव को क्लोज किया, और डिव के अंदर मैंने क्लास यूज़ कर लिया कॉलम। ठीक है, मुझे एक रो के अंदर 4 साइज का कॉलम रखना है। कॉलम मीडियम, एक रो के अंदर 3 कॉलम रखने, 4 4 साइज के, कॉलम मीडियम 4। और इसके अंदर मैंने एक कार्ड लेआउट में बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्लास यूज़ कर लिया कार्ड, कार्ड और बॉर्डर दे दिया 0। कार्ड में ऑलरेडी बॉर्डर आता है तो बॉर्डर हमने हटा दिया, शेडो कर दिया स्मॉल, और हाइट दे दिया 100, और इसको थोड़ा सा राउंडेड कर दिया, राउंडेड 4। ठीक है, तो अभी आपको शायद कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि कुछ पैडिंग वगैरह उसमें नहीं दिया हुआ है। तो कार्ड के अंदर हम कार्ड बॉडी बना लेते हैं, तो पैडिंग आ जाएगा, तो आपको कार्ड जो है विजिबल होने लगेगा। तो कार्ड के अंदर मैंने कार्ड बॉडी बना लिया, डी फ्लेक्स दे दिया, और फ्लेक्स कॉलम मतलब जब कंटेंट स्क्रीन छोटी करेंगे तो कंटेंट नीचे रैप हो पाए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको कार्ड डिस्प्ले हो रहा है। एक ही कार्ड आ रहा है, मतलब हमारे डेटाबेस में एक ही बुक है ना, एक ही बुक हमारे पास आया होगा फिल्टर होके, इसीलिए ऐसा आ रहा है। इसीलिए आपको एक वहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, जितने बुक्स होंगे उतने ये कार्ड बन जाएंगे 4 4 कॉलम के अंदर। अब इसके अंदर हमने फर्दर एक डिव बनाया। ठीक है, इस वाले डिव के अंदर मैं इस वाले टोटल बुक्स, कार्ड शेडो वगैरह लगा दिया। एक काम करते हैं इसको, हम्म ठीक है, ये हमने जो कार्ड बॉडी बनाया है, इसके अंदर हम सबसे पहले बुक का कुछ डेटा प्रिंट करवा के देखते हैं। लाइक मैं बुक का टाइटल प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, मैंने एक हेडिंग 6 बना दिया और बुक का मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, अच्छा लूप भी लगाना पड़ेगा, हमने लूप तो लगाया नहीं है। तो पहले हमें लूप भी तो लगाना पड़ेगा, डेटा कैसे आएगा। तो लूप हम कहाँ पे लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, है ना। एक रो रहेगी, उसके अंदर हमारे कॉलम्स बनेंगे। तो ये हमने लगा दिया फिल्टर्ड डॉट मैप। फिल्टर्ड का डेटा एक एक करके हमारा, फिल्टर्ड के अंदर से एक एक करके हमारी बुक निकलती जाएगी और बुक नाम के वेरिएबल में आती जाएगी, और बुक का टाइटल दिखा देंगे यहाँ पे, और फिल्टर्ड को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं नीचे। ये हमारा जो कॉलम है, इसके नीचे हम फिल्टर को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा ब्रैकेट, ठीक है, फिल्टर डॉट मेप बुक, और यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है आई थिंक। ठीक है, कुछ ब्रैकेट का मिस्टेक हो रहा है। हम्म, अभी सही है। ये ब्रैकेट हमारा यहाँ बंद हुआ और ये वाला यहाँ पे क्लोज हुआ, और ये कर्ली ब्रैकेट हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो अब एटलीस्ट हमारा ये बुक का टाइटल हमें डिस्प्ले हो गया। ओके, तो सबसे पहले मैंने बुक का टाइटल डिस्प्ले कर दिया, और इसका जो हेडिंग के अंदर कुछ स्टाइल दे देते हैं। तो हेडिंग के अंदर मैंने मार्जिन दे दिया बॉटम से 1, और टेक्स्ट ट्रंकेट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। टेक्स्ट ट्रंकेट से क्या होता है, अगर बुक का नाम काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो हमें जो है ट्रंकेट होके मिल जाए, मतलब आगे जो है सा 3 डॉट्स लगा के मिल जाए। ठीक है, इन केस अगर आपकी बुक का नाम काफ़ी बड़ा हो तो 3 आगे डॉट्स लगा के आ जाएगा। जितना डेटा आप आया उस कॉलम के अंदर उतना आ जाएगा, बाकी में डॉट 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 आ जाएगा। ठीक है, तो बुक का नाम आ गया एंड बुक का ऑथर का नाम। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंदर मैंने बुक का नाम दिखा दिया, डेव के अंदर कार्ड बॉडी। ठीक है, इस डेव की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा डेव हमने लगा दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के अंदर क्लास नेम मैंने दे दिया टेक्स्ट म्यूटेड, मार्जिन बॉटम से थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, और स्मॉल साइज में मैंने ऑथर दिखा दिया। ठीक है, बाय बुक डॉट ऑथर, ऑथर अंडरस्कोर नेम। अगर मैं ओनली ऑथर लिखूंगा तो बुक का आईडी आ जाएगा। तो ये बुक का ऑथर का नाम आ गया, और कुछ आइकॉन लगाना है तो आप यहाँ पे आइकॉन दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक आइकॉन दे दिया, एफ ए सॉलिड, एफ ए यूज़र पेन, और ठीक है, तो इस तरीके से मेरा एक आइकॉन भी आ गया। ये बाय वगैरह को मैं हटा देता हूँ।
ठीक है, तो इस तरीके से आइकॉन आ गया और ऑथर का नाम आ गया। फिर नीचे मुझे दिखाना है, ऑथर के नाम के बाद में कैटेगरी को डिस्प्ले करवा दूंगा। तो यहाँ भी मैंने पैराग्राफ का यूज़ कर लिया। ठीक है, यहाँ भी मैंने एक पैराग्राफ का यूज़ किया और इसके अंदर मैंने क्लास यूज़ कर लिया, क्लास नेम स्मॉल। ठीक है, मुझे थोड़ा सा छोटे साइज का दिखाना है तो मैंने स्मॉल यूज़ कर लिया। एंड उसके बाद मैंने मार्जिन दे दिया बॉटम से 1 का। और इस पैराग्राफ के अंदर मैंने एक स्पान टैग को यूज़ कर लिया। ठीक है, क्योंकि मुझे इस तरीके से दिखाना है, क्या बोलते हैं इसको, बेज के अंदर दिखाना है, बेज क्लास का यूज़ करना है। तो स्पान के अंदर मैंने यहाँ पे क्लास नेम लिखा और मुझे बैज का यूज़ करना है। और बैज का जो बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर में मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने टेक्स्ट को कर दिया प्राइमरी, मतलब अंदर जो लिखेंगे वो ब्लू कलर में आएगा और इसका जो बॉर्डर रहेगा वो मुझे चाहिए ब्लू कलर में चाहिए, लेकिन ज़्यादा ब्लू नहीं होना चाहिए। तो मैंने बॉर्डर प्राइमरी सबटल का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब इसके अंदर मैं क्या दिखा दूंगा, कैटेगरी को दिखा दूंगा, बुक का कैटेगरी, बुक डॉट कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। तो बुक का कैटेगरी आपको इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। इसी के अंदर हमने एक आइकॉन भी लगा दिया। और आइकॉन में हमने यूज़ कर लिया एफ ए सॉलिड एफ ए टैग। तो आपको ये इस तरीके से डिस्प्ले हो गया। एंड नेक्स्ट हम डिस्प्ले कर देंगे ISBN नंबर। तो मैंने बनाया एक पैराग्राफ और पैराग्राफ को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ मार्जिन दे दिया बॉटम से 1, स्मॉल कर दिया और इसको मैंने कर दिया टेक्स्ट म्यूटेड, ताकि ग्रे कलर में हमें दिखेगा। और आइकॉन मैंने यूज़ कर लिया बारकोड का और ISBN नंबर को डिस्प्ले करवा दिया। अभी मैंने इमेज को डिस्प्ले नहीं करवाया है, इसके नीचे मुझे प्राइस को डिस्प्ले करना है। और जो मेरा प्राइस है और ये जो अवेलेबल अनअवेलेबल है वो एक ही रो के अंदर दिख रहे हैं। तो मुझे फ्लेक्स डीफ्लेक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक डिव टैग यूज़ कर लेता हूँ और डिव टैग को क्लोज कर देता हूँ। और डिव के अंदर मैंने डीफ्लेक्स को यूज़ कर लिया, डिस्प्ले फ्लेक्स। एंड एक मतलब लेफ्ट साइड में मुझे दिखाना है प्राइस और राइट एंड पे मुझे दिखाना है अवेलेबल। अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है उसका क्वांटिटी बताना है। ठीक है, अवेलेबल है तो कितना अवेलेबल है वो क्वांटिटी दिखाना है। तो जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन से आपको पता है, एक कंटेंट आपका, एक एलिमेंट आपका लेफ्ट में चले जाता है और दूसरा राइट एंड पे चले जाता है। और अलाइन आइटम्स सेंटर कर देंगे ताकि वर्टिकली सेंटर रहे। अलाइन आइटम्स सेंटर, मार्जिन दे दिया ऊपर से 2।
अब इस div के अंदर मेरी दो चीज़ें आएंगी। तो एक हमने यहाँ पे बना लिया स्पान टैग। स्पान टैग के अंदर हम क्या दिखा देंगे, प्राइस दिखा देंगे। तो मैंने यहाँ पे बुक डॉट प्राइस को दिखा दिया। ठीक है, तो बुक का प्राइस आ गया। अगर मुझे रुपीस का सिंबल चाहिए तो यहाँ पे हम रुपीस का सिंबल कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, चलो वो सिंबल हम लगा देंगे बाद में। अभी मैंने यहाँ पे क्लास का नाम दे दिया, इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, फॉन्ट वेट सेमी बोल्ड, और इसको ग्रीन कलर में दिखा देते हैं, टेक्स्ट सक्सेस। ठीक है, रुपीस का सिंबल हम लगा देंगे बाद में। एंड अब इसके बाद अवेलेबल कितना है क्वांटिटी वो दिखाना है। तो एक और स्पान टैग बनाया। ठीक है, लेफ्ट साइड में तो हमारा ये स्पान आ गया पहला वाला, और राइट एंड पे हमारा दूसरा स्पान टैग आएगा जिसके अंदर हम अवेलेबल क्वांटिटी को दिखाएंगे। तो इसके अंदर मैंने क्लास, इसके अंदर भी मैं बैज का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे बैज लगाया और कुछ क्लासेस और लगा दी, पिक्सल दे दिया। ठीक है, मैंने, सॉरी पिक्सल नहीं, पैडिंग दे दिया 3 का और 2 का। हॉरिजॉन्टल पैडिंग 3 का दे दिया, वर्टिकली पैडिंग 2 का दे दिया, और इसको मैंने राउंडेड कर दिया। ठीक है, राउंडेड पिल। और ये क्या आ रहा है, इज अवेलेबल। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अभी आपको इस तरीके से दिख रहा है, नोट अवेलेबल। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे इसको राउंडेड कर दिया, ये राउंडेड हो गया, राउंडेड पिल आ गया। और ये पैडिंग आ गया एक्स से 3 और वाई से, मतलब वर्टिकली पैडिंग हमने दे दिया ऊपर नीचे से 2, और लेफ्ट लेफ्ट राइट से 3। और यहाँ पे हमने दिया बुक्स डॉट इज़ अवेलेबल। अगर बुक्स अवेलेबल हैं तो मुझे ये वाला कलर दिखाना है, बैकग्राउंड का कलर ये हो जाए सक्सेस, और टेक्स्ट का कलर सक्सेस हो जाए। और अगर मुझे बॉर्डर देना है तो मैंने बॉर्डर भी दे दिया, और बॉर्डर को कर दिया सक्सेस, बॉर्डर सक्सेस सबटल। ठीक है, इसी तरह अगर अवेलेबल नहीं है, बुक्स अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा बीजी डेंजर सबटल, टेक्स्ट को कर दिया डेंजर, और यहाँ पे मैंने बॉर्डर दे दिया और बॉर्डर को कर दिया डेंजर सबटल। सबटल से मतलब एकदम रेड नहीं आएगा, हल्का रेड आएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, इतना हुआ।
और अंदर मैंने क्या दिखा दिया, अंदर हमने यहाँ पे देखा अगर बुक अवेलेबल है तो ये लिख दो, नहीं अवेलेबल है तो ये लिख दो, और अगर अवेलेबल है तो कितना अवेलेबल है उसका क्वांटिटी को प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पे लगा दिया डॉलर, और डॉलर के बाद कितनी बुक्स अवेलेबल हैं वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दी। बुक डॉट अवेलेबल अंडरस्कोर क्वांटिटी, अवेलेबल अंडरस्कोर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको आप सही से चेक कर लेना ब्रैकेट्स वगैरह, अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ आपके लिए। सही नहीं आ रहा। ठीक है, अभी आपको प्रॉपरली ये डिस्प्ले हो रहा होगा। हम इसका सीरियलाइज़र में हम इसका वो देख लेते हैं, फील्ड का नाम क्या था। इज अंडरस्कोर अवेलेबल नहीं था हमारे पास, अवेलेबल क्वांटिटी था। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अगर अवेलेबल क्वांटिटी है यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं, अगर बुक्स का जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, अवेलेबल क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमें ये वाला बॉर्डर दिखेगा ग्रीन वाला, अंदर भी ग्रीन कलर दिखेगा बैकग्राउंड में। और अवेलेबल क्वांटिटी अगर नहीं है, ज़ीरो से बड़ा नहीं है, मतलब जीरो के बराबर है या जीरो से छोटा है, उस केस में आपको जो है ये डेंजर वाला मतलब रेड वाला बॉर्डर दिखेगा, और बैकग्राउंड में भी आपको रेड कलर दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपने फिर से ये कंडीशन लगाई, अगर क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपने दिखा दिया अवेलेबल, और क्वांटिटी अगर ज़ीरो से बड़ा नहीं है तो आपने दिखा दिया नॉट अवेलेबल, और जितना क्वांटिटी है वो नंबर आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अभी इतना पार्ट तो हो गया। इमेज दिखाने वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।